लाओ इधर तो होमवर्क में सेक्शन सी दिया था ना, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी, C1 C2 C3 C4 C5 में डाउट है। Show that the foot of perpendicular from the origin to the join of this is midpoint of AB and also find, मतलब ये लाइन है जो किससे पास कर रही है, AB से पास कर रही है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। अब ये दिखाना है ओरिजिन से जो फुट डालेंगे, मान लो ये A पॉइंट से पास कर रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -9 4 5, B पॉइंट से पास कर रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 11 0 -1, ठीक है। अब ओरिजिन से अगर हम इसके ऊपर फुट डालते हैं तो हमें दिखाना है ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो AB का क्या है, मिड पॉइंट है, तो दिखाना है बस, ठीक है। दिखा सकते हो ना, ओरिजिन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर अब हम निकाल ही सकते हैं। पहले इस लाइन का हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा 2 पॉइंट फॉर्म से, फिर m को पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लैम्डा के टर्म्स में, तो फिर हमें क्या मिलेगा, OM वेक्टर मिलेगा एंड लाइन के अलोंग एक वेक्टर पता रहेगा दोनों का डॉट जीरो करने से क्या मिलेगा, लैम्डा, लैम्डा मिल गया तो m मिल गया, और m मिल गया तो दिख जाएगा कि वो AB का क्या है, मिड पॉइंट। ऐसे भी कर सकते हो, अगर दिखाना है तुम्हें वो तो शो करना था, एग्जाम में आ गया। ऐसे भी कर सकते हो कि पहले इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो m, फिर OM वेक्टर मिल जाएगा, OM वेक्टर मिल जाएगा, AB वेक्टर पता है, दोनों का डॉट अगर 0 आ गया इसका मतलब वो सही है, शो हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 ओके, ठीक है, 6 देख लो। 6 में find the equation of two lines passing through origin which intersect the line at an angle this, तो ये दो लाइंस है, मान लो ये गिवन लाइन है जो कौन से पॉइंट से पास कर रही है, 3 3 0 से पास कर रही है, एंड हमें ऐसी लाइन चाहिए जो ओरिजिन से पास करे, इसके साथ कितना एंगल बना रही है, π/3, तो मान लेते हैं वो ये लाइन है, और ऐसी कितनी लाइंस होगी, दो हो सकती है, दो पॉसिबिलिटीज, हम एक लेके चल रहे हैं अभी। ये मान लेते हैं कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। अब इसके साथ ये जो एंगल बन रहा होगा ये कितना रहेगा, π/3 रहेगा, ठीक। अब ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा क्या, m। अब क्या m के कोऑर्डिनेट्स हम लैम्डा के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, m के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि m ये गिवन जो लाइन है उसके ऊपर लाई कर रहा है, जो हमें लाइन चाहिए उसके ऊपर भी लाई कर रहा है, गिवन लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो m के कोऑर्डिनेट्स देख लो, ये आ जाएंगे 2 3 प्लस 2 लैम्डा, 3 प्लस लैम्डा एंड लैम्डा, ये आ जाएंगे पैरामीट्रिक फॉर्म में। अब ये देखो ये OM वेक्टर मिल जाएगा, फिर उसके बाद इस लाइन के अलोंग में एक वेक्टर हमें पता है कौन सा, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तो इस लाइन के अलोंग वेक्टर पता है। अब OM वेक्टर मिल जाएगा, और ये π/3 उन्हीं के बीच का तो एंगल है, ये जो π/3 है OM वेक्टर एंड ये इसको a वेक्टर नाम दे देते हैं, a वेक्टर के बीच का ही तो एंगल है π/3, तो cos π/3 लगा के वो हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा। cos लगा इनमें, cos क्या रहेगा, cos π/3 मैग्नीट्यूड ऑफ OM डॉट a अपॉन, और कितना आ जाएगा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ a, ये आ जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा लैम्डा, ठीक है। लैम्डा मिल गया तो फिर उस वक्त मिल जाएगा। और किसी मेथड से किया है क्या, किसी से किया, यही करना होता है, क्योंकि अगर दूसरे तरीके से करने जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी, 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, किसी सॉल्व करना मुश्किल है।
तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें लैम्डा मिलेगा, लैम्डा मिल गया तो एम मिल गया, एम मिल गया तो लाइन के इक्वेशन, और लैम्डा की दो वैल्यूज मिल गई तो दोनों लाइंस के इक्वेशंस आ जाएंगे। C7 C8, अरे खुद आके देख लेना, मेरे से पूछना मत ऑफलाइन में कितने आए, आके देख लो नेक्स्ट लेक्चर में। C8 C9 C10 एजेस ऑफ, मतलब वो देख के तुम्हें डर लग गया होगा बहुत, देख के तुम्हें डर लगा, सॉल्व किया है आसान था। Edges of the regular parallel pipe are ABC. Show that the angles between four of diagonals are given by. So the pipe. ये पैरेलल पाइप ले लेंगे, ठीक है, x एक्सिस एंड y एक्सिस है इसके अलोंग इनका वो, ठीक। अब क्या बोला गया है, उसकी जो एज लेंथ है क्या है, a b एंड c है, तो इसको a ले लिया, इसको b ले लिया, इसको c ले लिया, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है क्या आ जाएंगे, a0 0 x एक्सिस ले लेते हैं इसको, ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, a0 0 आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स, सबके कोऑर्डिनेट्स आप लोग बता सकते हैं, इसके आ जाएंगे a b 0, इसके 0 b 0, इसके 0 0 c, फिर उसके बाद इसके आ जाएंगे a 0 c, इसके आ जाएंगे 0 b c, और इसके आ जाएंगे a b c। अब उसके बाद डायगोनल तो मिल ही जाएगा, वहां पे डायगोनल की बहुत सारी बात हो रही, मतलब कौन सा डायगोनल, बॉडी डायगोनल, तो इनको नाम दे देते हैं, तो ये a b C D E F G H, ठीक है, एक बॉडी डायगोनल कौन सा आएगा, DF, ठीक है, और एक कौन सा आ जाएगा AG, तो AG वेक्टर एक बॉडी डायगोनल रहेगा एंड DF एक रहेगा, दोनों के बीच का क्या निकाल लो, एंगल, कॉस से आ जाएगा, ऐसे 4 मिल जाएंगे। फिर उसके बाद C11, हाँ अगर हमें वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन गिवन है, वो जो क्वेश्चन में गिवन है, उसको कौन सा फैक्टर से इक्वेट करके डायरेक्ट इक्वेट कर दो ना, लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा और म्यू की वैल्यू आएगी, दोनों की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हाँ, डायरेक्ट इक्वेट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आई के कोएफिशिएंट को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ एंड के वाले को के साथ इक्वेट करेंगे, तो मिल जाता है वहां से लैम्डा और म्यू, वो किया था ना क्लास में, इसी तरीके से तो किया हुआ है, क्या करते हो क्लास नोट्स पढ़ो, वो 2i + j/3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या, ठीक है, उसके बाद C12 तो रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप मतलब की वर्ड होगा, rectangular parallel pipe whose co-terminus sides are and edges not meeting, shortest distance between the diagonals, अच्छा, हाँ वही पैरेलल तो फिर वो तो बॉडी डायगोनल पे इंटरसेक्ट करेंगे तो डिस्टेंस 0 होगी, prove that the shortest distance between the diagonals of rectangular parallel pipe whose co-terminus sides are ABC and edges not meeting it, क्या बोल रहा है ये, edges not meeting it are, इसके बीच का, अच्छा दो डायगोनल के बीच का नहीं है वो, अच्छे से पढ़ो उसको एक बार, पूरे को एक साथ पढ़ो, ठीक है, एक ही सांस में पढ़ पूरे को, हाँ एज और डायगोनल के बीच का चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसी रूम को पकड़ लो, ये पैरेलल पाइप है, मतलब वही अब क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा वहां पे, तो ये एज, ठीक है, अगर ये एज ले रहे तो बॉडी डायगोनल कौन सा लेना पड़ेगा, वो वाला बॉडी डायगोनल लेना पड़ेगा,
क्योंकि स्क्यू हो गए दोनों, ठीक है, तो उनके बीच का डिस्टेंस। तुझे क्या लगा, डायगोनल? हाँ ठीक है। अब यहाँ पे बाकी बच्चों को तो क्या ही पता जा सकता है। यहाँ पे ये तुम एक रूम में बैठे होंगे तो समझ लेना, एक एज ले लेना एक साइड को, और बाद में ऐसा बॉडी डायगोनल लेना जो उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो ये स्वीट है। फिर पार्ट 2 सेक्शन सी, C1 C2 C3। सर वीडियो थोड़ा ब्लर आ डाउट ब्लर हो रहा है क्या? एक मिनट, अब अभी भी ब्लर है क्या? अब हो गया सर, अब हो गया। C2 C3 से C3 equation of angle bisector of angle between the lines की, इसमें डाउट क्या है वैसे? तो ऑप्शन मैचिंग गलत आ रहा है सर। मैं ऐसा खास अलग ऐसा कुछ नहीं पूछा है, जो थ्योरी पार्ट में लिखा वही है। मेरा समझ नहीं हो गया वो बोला थे नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे वो दोनों लाइनें तो पता चल रही होगी कहाँ से पास कर रहा है, 1 2 3, उसका काम तो हमारा बच गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना नहीं पड़ेगा। दोनों लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट डायरेक्टली हमें मिल जाएगा 1 2 3। चलो उसके बाद इसके अलावा वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इसके अलावा वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब जो एंगल बाइसेक्टर रहेगा उसके अलावा वेक्टर क्या आएगा, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं। तो इसके अलावा जो वेक्टर आएगा वो क्या है, ए कैप प्लस बी कैप, और ए कैप बी कैप मतलब ये 1/√3 बाहर आ जाएगा, और ए कैप प्लस बी कैप कितना 2i 2j, हाँ 2i कैप प्लस 2j कैप। और ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर रहेगा ए कैप माइनस बी कैप, तो कितना आ जाएगा वो, ए कैप माइनस बी कैप माइनस 2/√3 के कैप, ये आ जाएगा, क्या अलावा आ जाएगा। अब ये देखो, जो अगर हम डायरेक्शन रेशियोज की बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर की, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2/√3 2/√3, तो उनको हम 2 2 भी लिख सकते हैं, उनको हम 3 3 भी बोल सकते हैं, उनको हम 1 1 भी बोल सकते हैं, जो इनके प्रोपोर्शनल रहेंगे उनको हम डायरेक्शन रेशियो में ले सकते हैं। अब ऑप्शन देखेंगे उसके लिए हमें तो सबसे पहले क्या चाहिए होगा, ये 1 2 3 से पास करना चाहिए। अब वो कौन से में दिख रहा है, चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं, x-1 y-2 z-3, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर ऐसे क्वेश्चन में तुम अगर ऑप्शन से जाओगे तो वो भी ज्यादा सही रहता है, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है 1 2 3 नहीं लेते, कोई और पॉइंट लेते उसके ऊपर, फिर हमें ये आंसर निकाल के उसमें पुट करके देखना पड़ता है, ऑप्शन से जाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है। अभी तो चलो इससे जा रहे हैं हम मेथड से ही। और इसके अलावा मुझे वेक्टर आ रहा था 2/√3, मतलब ये 2/√3 एंड यहाँ पे क्या रहेगा 0, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल अगर लेंगे तो x-1/2 y-2/2 एंड z-3/0, ये दिख रहा है वहां पे, ठीक है, दिख रहा है ये ऑप्शन, ये ऑप्शन दिख रहा है x-1/2 y-2/2 और z-3 = 0, ठीक है। वो इसी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, अगर नीचे में 0 आ रहा है तो दिख रहा है। वो कभी कभी क्या हो जाता है, वेरिएशन बता देता हूँ क्या क्या कर सकते हैं वो लोग, यहाँ पे ये चेंज कर देंगे, जैसे कि अभी हुआ 2/√3 0 था तो इसके प्रोपोर्शनल लिया जाएगा। कभी कभी क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला कोई दूसरा पॉइंट ले लेंगे, जैसे कि
कौन सा पॉइंट लेना चाहोगे तुम लोग? इक्वल आना चाहिए ना हमेशा, ये तो 0 रहेगा, मतलब z तो 3 रहेगा हमेशा। दूसरा कौन सा ले सकते हैं? 1/2 1/2 आ जाए तो ये 3, हाँ 3, और यहाँ पे क्या ले लो 3 3 3 3। तो ऐसे भी लिया जा सकता, मतलब ये वाला इक्वेशन x माइनस 3/2 y माइनस 3/2 एंड z माइनस 3/0। तो ये भी उसी लाइन का इक्वेशन है, बस कौन सा दूसरा पॉइंट लिया गया 1 2 3 की जगह पे। ये जो पॉइंट है 3 3 3 इसके ऊपर लाई करेगा, ध्यान रखना। तो ऐसे वेरिएशंस भी वहां पे हो सकते हैं। पॉइंट दूसरा लिया जा सकता है, हमेशा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही लिया जाए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा हमें, ऑप्शन से ही पता चलता है, वो ऑप्शन देखने होते हैं अच्छे से, मल्टीपल करेक्ट में खास करके ऐसा होता है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। वेरिएशंस पता चल गए कैसे कैसे हो सकते हैं। है क्वेश्चन है पार्ट 2 में मल्टीपल करेक्ट वाला जो सेक्शन है ना उसमें। तो ये नहीं कि जो आंसर आ रहा है वो नहीं दिख रहा है तो गलत मत समझ लेना तुम्हारे इसको, देखना ऑप्शन को फिर, ठीक। एक मिनट, ये ब्लरी है क्या बोर्ड? नहीं सर। अब दिख रहा है? ठीक है, फिर उसके बाद C4 हो गया। पार्ट 2 सेक्शन C, C1 C2 point x and y are taken on the sides QR and RS respectively of parallelogram PQRS so that वही वो सेक्शन फॉर्मूले से 1:λ से रेशियो गिवन। क्या चाहिए हमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ pz अपॉन z, मतलब z pr को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये चाहिए। पैरेललोग्राम वीडियो बंद हो गया है सर। क्या? अब आ रही है आवाज? यस सर। वीडियो दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो इसमें कौन सा था? C2 में PQRS, ठीक है, PQRS पैरेललोग्राम है। फिर उसके बाद x and y are taken on QR and RS, ये x एंड ये y दिया गया है इनके ऊपर रिस्पेक्टिवली, so that QX is equal to 4 टाइम्स ऑफ XR, मतलब ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको? 1:4 में। एंड उसके बाद RY is equal to 4YS, मतलब किस रेशियो में? 4:1 में। एंड
XY cuts line PR at Z। वो भाई कहानी खत्म। अब हमें PZ और Z आ रही है। Z PR को किस रेशियो में डिवाइड करता है वो बताना है। तो इसको ओरिजिन ले लो, इसको A वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका B वेक्टर। तो ये पैरेललोग्राम है तो इसका A वेक्टर प्लस B वेक्टर आ जाएगा। अब ये X का भी पोजीशन वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि वो QR को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:4 में, और ऐसे ही Y का आ जाएगा। तो अब हम क्या मान के चलेंगे, जो Z है PR को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:λ में, एंड XY को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है λ1:1 में। तो बाद में दोनों के डायरेक्शन रेशियोज इक्वेट करके, मतलब यहाँ से आने वाला Z का डायरेक्शन रेशियो 1:λ वाले से एंड λ1:1 से आने वाला Z का डायरेक्शन रेशियो, दोनों को क्या कर देंगे इक्वेट। ऐसा किया है ना ऐसा क्वेश्चन? ये डाउट में क्यों पूछा तुम लोगों ने? ये नेट भी ना अब आ रही है आवाज? ये आवाज आ रही है तुम लोगों को? Yes, sir. वीडियो दिख रहा है? Yes, sir. Blur है sir. हाँ नेटवर्क लो है। मेरा क्या हो रहा है, रेजोनेंस का नेटवर्क लो है अभी। हाँ अब दिख रहा है? Yes, sir. हाँ फिर उसके बाद कौन सा चल रहा है अपना? C3, C4, C5, C5 क्या बोला? अच्छा रहने दो, अभी ये प्लेन है ना उसमें। फिर उसके बाद पार्ट उसमें दिया था, एक्सरसाइज 2 में भी दिया था ना, एक्सरसाइज 2 में 7, 8, तो पता है ना कितना रहता है एंगल cos 1/3, 1/√3 या 1/3 होता है ना डायगोनल्स के बीच का एंगल क्यूब के, 7th वाला। तो पहले हो गया था क्या? ठीक है। फिर उसके बाद 8, 9, 10, इसमें 10th में ट्रायंगल है या नहीं है? ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए? वेक्टर्स आर प्लेस वेक्टर सम 0 आना चाहिए। वो शायद फिजिक्स में भी हुआ होगा तुम लोगों का। हाँ 11, 12, हाँ वो रहने दो। 13, R vector be a vector perpendicular to A vector plus B vector plus C vector where box ABC is equal to 2 if R is equal to this. Okay. तो R वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस
सी वेक्टर है, बॉक्स एबीसी हमारा 2 है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ये गिवन है, और एल प्लस एम प्लस एन हमें चाहिए। तो ले लो ना, इसका डॉट ले लो पहले, ए के साथ फिर बी के साथ फिर सी के साथ, आसान है बहुत। ये देख लो आर डॉट ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, आर डॉट ए, आर डॉट बी, आर डॉट सी, तीनों का सम 0, ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसमें ए के साथ डॉट लो, बी के साथ लो, सी के साथ लो, तो ये देख लो ए के साथ डॉट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल इंटू बॉक्स एबीसी, बस ये मिलेगा। अगर हम किसके साथ लेंगे, बी के साथ, क्या मिलेगा, एम इंटू बॉक्स एबीसी, एंड हम सी के साथ लेंगे तो क्या मिलेगा, एन इंटू बॉक्स एबीसी, ठीक है। अब ऐड कर दो, तो बॉक्स एबीसी कितना है, 2 है, वैसे भी 0 ही आ जाएगा वो तो, क्योंकि इधर वाले का सम कितना है, 0 है। ठीक है, उसके बाद 14 ABC are non-coplanar, non-zero vectors and R is many vector in the space, then ठीक है, R is any vector in the space, क्या लेना चाहोगे R को, उससे आ जाता है क्या x a plus y b से, पहले उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लो। तो वहां पे हमें क्या दिख रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट दिख रहा है 4 वेक्टर्स का, ठीक है। तो वो R क्रॉस C को हम थोड़ी देर के लिए क्या कर लेंगे, उसको लो A क्रॉस B को थोड़ी देर के लिए एक वेक्टर ले लो वहां से, ये जो था R क्रॉस C, ठीक है, फिर प्लस B क्रॉस C क्रॉस R क्रॉस A प्लस C क्रॉस A क्रॉस R क्रॉस B इज इक्वल टू बताना है ना। तो यहाँ पे इसको एक वेक्टर ले लेंगे तो ये क्या दे देगा हमें, इसको डी वेक्टर ले लो थोड़ी देर के लिए, या D1 वेक्टर, इसको D2 वेक्टर, इसको D3 वेक्टर, ठीक है। ये अगर ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा A क्रॉस B डॉट R इंटू C वेक्टर माइनस क्या आ जाएगा, A क्रॉस B डॉट C, मतलब बॉक्स ABC, बॉक्स ABC इंटू R वेक्टर, ठीक है। डायरेक्ट D1 D2 के टर्म्स में नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो उसको D1 D2 D3 लिख के देख लेना, वो दिख जाएगा। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट लगा रहा हूं मैं। तो पहले इसका डॉट आएगा किसके साथ, उल्टा हो गया, पहले C के साथ आएगा, मतलब ये बॉक्स ABC, बॉक्स ABC, और यहाँ पे रहेगा R, और बाद में इसका डॉट किसके साथ, R के साथ, A क्रॉस B डॉट R और इंटू C वेक्टर। ऐसे ही अब B क्रॉस C का डॉट पहले A के साथ आएगा, इसका मतलब वो अगेन बॉक्स ABC बनेगा इंटू R वेक्टर, एंड फिर इसका डॉट आएगा R के साथ, तो यह आ जाएगा B क्रॉस C डॉट R इंटू A वेक्टर, ठीक है। और तीसरे में बॉक्स ABC इंटू R माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये C क्रॉस A डॉट R इंटू B वेक्टर। अब R वेक्टर क्या है, एनी वेक्टर इन द स्पेस है, और ABC नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स बोला गया है, तो R वेक्टर को हम ये ले सकते हैं,
x a वेक्टर, y b वेक्टर, बस z आ जाएगा c वेक्टर। तो वो पुट कर दो वहां पे, रिजल्ट मिलते चले जाएंगे तुम्हें। ठीक है, पहले तुम ये देख लो, इसके साथ डॉट लोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। हमें वहां पे क्या मिलेगा, z इंटू बॉक्स abc तरीके से चीजें मिलती चली जाएगी और रिजल्ट आ जाता है। ठीक, ये पुट करो बस r की जगह पे, मिल जाएगा। फिर उसके बाद 15 आउट है, 16 are natural numbers, okay, with HCF equal to 1, then how many statements are true among below 6 statement? तो पहले इसको लिख लो जिसको लिखना है। कितने लोगों ने सॉल्व किया है इसको? नहीं किया, ठीक किया है बस। तू कर लिया करो ना, देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा था, इसके बाद वाला ये भी है। ठीक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, कितने थे, 17 तक ही थे ना, 2 बाकी। अब इसमें 6 हमें वेरीफाई करने हैं, बड़ा है बहुत ही, इसको नेक्स्ट में कर लेंगे। होमवर्क और एक आध क्वेश्चन उसका नहीं, लाइन तो हो गया ना अपना। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? ठीक है, एक बार देख लो वो पूरा, देख लो लाइन का, देख लो हर एक पॉइंट देख लो, किसी में कोई डाउट है तो पूछ लो। ये है लाइन। ठीक है, डाल दो अब नेक्स्ट हेडिंग, प्लेन। प्लेन तो प्लेन किसको कहेंगे, क्या लगता है किसको कहेंगे? इसे लाइन किसको कहते हैं? 2 पॉइंट को जिसके थ्रू हम ज्वाइन करते हैं उसको क्या कहा जाएगा? लाइन। अब प्लेन किसको कहा जाएगा? क्या 2 वेक्टर? मतलब 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले, मतलब उसको किससे दिखाते हैं हम? उसको लाइन कहते हैं। और ये जो लाइन पूरी की पूरी किस मतलब सरफेस पे आ जाती है उस सरफेस को कहते हैं प्लेन। ध्यान रखना, अब ये पूरी की पूरी सरफेस में है तो ये व्हाइट बोर्ड क्या हो गया, इस लाइन को कंटेन करने वाला एक प्लेन हो गया। तो ये उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, लिख लो।
if line joining any two points, if line joining any two points on surface lies completely on it, then this surface is plane. वो क्या होगा? प्लेन होगा. या दूसरी डेफिनेशन भी इसकी वो भी लिख लो. If line joining any two points, on surface is perpendicular to some fixed straight line, then this surface is called as plane. And fixed line is called as normal to the plane. एक बार सेकेंड डेफिनेशन सोचने की कोशिश करो, वही मेन है, वही हमें चाहिए, उसी के थ्रू हम प्लेन के इक्वेशन निकालने वाले हैं. मतलब एक सरफेस है, उस पे कितने पॉइंट्स रहेंगे? दो ही रहेंगे क्या सरफेस पे? इनफाइनाइट रहेंगे ना? दो किसने कहा? दो रहेंगे, सिर्फ इनफाइनाइट रहेंगे. किसी भी सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे इनफाइनाइट पॉइंट्स रहेंगे. तो उनमें से कोई भी दो पॉइंट उठाओ और उनको ज्वाइन करो. फिर आगे क्या बोला इसमें? अब ये जितने भी लाइंस आएंगे, मतलब हमें यहाँ पे अब इनफाइनाइट लाइंस मिलने वाली है. मतलब इस प्लेन में क्या, इस सरफेस में इनफाइनाइट क्या पॉइंट्स है. किसी भी दो पॉइंट को उठाओ, हमें लाइंस मिलेगी. मतलब कितनी लाइंस मिलेगी इसमें? इनफाइनाइट लाइंस मिलेगी. तो वो इनफाइनाइट लाइंस एक फिक्स लाइन पे क्या होगी? परपेंडिकुलर. और वो फिक्स लाइन कौन सी होगी? इस प्लेन के परपेंडिकुलर. ऐसी कोई भी लाइन ले लो और इस प्लेन की कोई भी लाइन उठा लो, क्या दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे? मतलब प्लेन में इनफाइनाइट लाइंस है. अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक हम लाइन ले रहे हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर या इस सरफेस के परपेंडिकुलर. अभी तो प्लेन में जितनी भी लाइंस है उनके ये परपेंडिकुलर रहेगी. ठीक है, तो ऐसे सरफेस को क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं. यानी ये जो परपेंडिकुलर लाइन रहती है उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं. तो वही कह रहा है. ठीक है, तो मतलब क्या है, नॉर्मल क्या होता है? अब प्लेन की डेफिनेशन में मत जाओ इतना. एक सरफेस होगा, उसी को प्लेन कहेंगे, और नॉर्मल क्या होगा? उसके परपेंडिकुलर लाइन. ये दो चीजें हमें जानना जरूरी था बस. बाकी देख लो एक बार फिर से डेफिनेशन, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो. प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट्स, उनको ज्वाइन करने वाली इनफाइनाइट लाइंस, उन लाइंस के परपेंडिकुलर एक फिक्स लाइन रहेगी. ठीक है, उस फिक्स लाइन को क्या कहते हैं? नॉर्मल. और उन इनफाइनाइट लाइंस को कंटेन करने वाला जो सरफेस है उसको क्या कहेंगे? प्लेन. तो लिखो अब इक्वेशन ऑफ प्लेन. इक्वेशन ऑफ प्लेन. इक्वेशन ऑफ प्लेन. इक्वेशन ऑफ प्लेन. अब जैसे लाइन के लिए कितने कंडीशंस की जरूरत होती है? दो. तो प्लेन के लिए ध्यान रखना, हमेशा तीन कंडीशंस की जरूरत पड़ती है हमें. तो ये लिख भी सकते हो तुम कहीं पे. और प्लेन का इक्वेशन कैसा होता है हम कहाँ पे देख चुके हैं? उस टाइम पे भी मैंने बताया था ये प्लेन होता है. कहाँ पे? क्रेमर्स रूल.
मैट्रिसेस। वेरिएबल थ्री इक्वेशंस वाली जो सिस्टम रहती है एक्स वाई जेड, वो एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट करती है, प्लेन। जो हमने देखा था प्लेन के टर्म्स में ही तो बात की थी ना, वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, प्लेन के टर्म्स में वहां पे उसको डील किया था। अगर डेल्टा जीरो, डेल्टा एक्स जीरो, डेल्टा वाई जीरो, डेल्टा जेड जीरो, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, था ना। हमेशा वहां से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आई है, जरूरी नहीं। एक केस ऐसी थी जिसमें तीनों प्लेन्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो उस टाइम पे हमने प्लेन का जिक्र किया था, अब उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो ये ध्यान रखना, प्लेन को किसके साथ मिक्स करके क्वेश्चन आ सकते हैं, क्रैमर्स रूल के साथ। ठीक है, तो लिखो पहला फॉर्म, लिखो इसमें पहला पॉइंट, इसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through equation of plane passing through point A passing through point A and its normal is n vector and its normal is n vector। मतलब ये n वेक्टर उस प्लेन पे क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो देख लो, अब इस प्लेन का हमें क्या चाहिए, इक्वेशन। तो मान लेते हैं ये प्लेन है, ठीक है, 2D में दिखा रहा हूं मैं इसको, ये प्लेन है, इसमें एक पॉइंट है क्या, A, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, A वेक्टर है। तो इसी प्लेन में हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे, R पॉइंट ले लिया, जिसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर, और इस प्लेन का जो नॉर्मल है, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। ये एंगल कितना रहेगा यहाँ पे, 90, मतलब ये परपेंडिकुलर है एक्चुअली, इस तरीके का है वो। अब इसमें डॉटेड इस तरीके से दिखा सकते हैं 2D में, एक्चुअल में ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसके साथ ये एंगल कितना बना रहा है, 90। अब ये बताओ, ये n वेक्टर है और ये जो RA वेक्टर है, क्या आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे, दोनों का डॉट कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो वही से हमें क्या मिलेगा, प्लेन का इक्वेशन मिलेगा। क्या था वो, एक तो RA वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू AR वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू n वेक्टर। तो यहां से हमें मिल जाएगा R माइनस A डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ से R वेक्टर हमें मिल जाएगा, तो ये जो प्लेन का इक्वेशन है वो मिल जाएगा। क्या ऐसे भी रख सकते, और ये वेक्टर फॉर्म है उसका, ये उसका कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है, ये भी लिख लेना, ये वेक्टर फॉर्म हम देख रहे हैं, और इसी का कार्टेशियन फॉर्म भी देखेंगे। ये R डॉट n इज इक्वल टू A डॉट n। R डॉट n इज इक्वल टू A डॉट n, जहाँ पे A गिवन रहेगा, n गिवन रहेगा, बस हमें R एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, अब तीन कंडीशन कौन सी गिवन है, क्या दो, एक तो दिया है हमने, सोचना इसके बारे में। हाँ वो भी है, एक वेक्टर कैसे मिलता है हमें, दो पॉइंट से, मतलब इसी में दो कंडीशन छुपी हुई है, और एक कंडीशन कौन सी है, ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर पॉइंट का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म देख लो क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1, oh sorry, equation of plane passing through x1 y1 z1, equation of plane passing through x1 y1 z1 and
नॉर्मल इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये उसका नॉर्मल है। अब उसका इक्वेशन हमें चाहिए, तो ढूंढो। सब कुछ अब तुम्हारे पास है, एक प्लेन है, इसमें ये पॉइंट है, फिर हम एक वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे r, और इसके परपेंडिकुलर हमें एक वेक्टर पता है, हम नॉर्मल पता है। तो यहाँ पे AR is perpendicular to n वेक्टर, तो AR डॉट n आ जाएगा 0। तो AR डॉट n 0 आने का मतलब A इंटू x माइनस x1 प्लस B इंटू y माइनस y1 प्लस C इंटू z माइनस z1, ये उस प्लेन का इक्वेशन है। डायरेक्टली भी अब हम लोग लिख सकते हैं, कैसे? कौन से पॉइंट से पास कर रहा है? x1 y1 z1, और उसका नॉर्मल क्या है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो डायरेक्टली इक्वेशन लिखना है तो a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 c इंटू z माइनस z1, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और अगर हम इसी को 2D में लिखते, 2D में लाइन में एक पॉइंट से पास करे और उसका स्लोप गिवन रहता था, उसको नाम दिया जाता था स्लोप पॉइंट फॉर्म। यहाँ पे लेकिन ये प्लेन है, इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म नहीं है। बस ये क्या पता होना चाहिए, कौन से पॉइंट से पास कर रहा है और उसका नॉर्मल क्या है। तो इक्वेशन लिखो इसको जल्दी। दूसरा, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through, equation of plane passing through point A, passing through point A, इसका पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर, and parallel to two vectors, parallel to two vectors B vector and C vector, B vector and C vector, इन दो वेक्टर्स के पैरेलल है। अब सोचो, दो वेक्टर्स के पैरेलल है एंड वो ए पॉइंट से पास कर रहा है। अब एक बार पहले वाले पॉइंट को भी थोड़ा गौर से ऑब्जर्व करो, क्या पता होना चाहिए? प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर, एंड वो कौन से पॉइंट से पास कर रहा है ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे चलो पॉइंट तो पता है, अब बस क्या चाहिए होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए होगा। वो देखो कैसे आएगा, बिल्कुल बी क्रॉस सी से आ जाएगा। अब ये बी और सी के पैरेलल है, इसका मतलब क्या है? बी एंड सी उसी प्लेन में ही तो है, नहीं क्या? आया ना? तो थोड़ा सा, अगर मैं बोल रहा हूँ प्लेन बी एंड सी के पैरेलल है, मतलब एक तरीके से बी एंड सी उसी प्लेन में है। अब जैसे ये प्लेन है व्हाइट बोर्ड वाला, यहाँ पे मैं वेक्टर लेता हूँ, है वेक्टर इसके पैरेलल। अब वेक्टर को शिफ्ट करके इस प्लेन में मैं ले जा सकता हूँ, इसका मतलब ये बी एंड सी वेक्टर एक तरीके से क्या है? उसी प्लेन में है। तो बी क्रॉस सी से क्या हमें उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। हमें बस दो चीजें चाहिए होगी प्लेन के इक्वेशन के लिए, एक तो क्या, वो कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, और फिर उसके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है। पहले वाले में वो डायरेक्टली गिवन था, अब हमें पॉइंट तो चलो पता है, परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना पड़ेगा। वो कैसे आएगा? बी एंड सी के क्रॉस से। तो ये पॉइंट तो है
फिर उसके बाद यहाँ पे कोई बी वेक्टर होगा इसी प्लेन में, एंड ये सी वेक्टर होगा इस तरीके से। अब ये इसी प्लेन में मतलब प्लेन के पैरेलल है। अब बी क्रॉस सी क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये जो नॉर्मल है वो किसके इक्वल आएगा, बी क्रॉस सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या ले लेंगे, आर पॉइंट, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है आर, तो नॉर्मल भी मिल गया, ये ए पॉइंट भी हमें पता है, तो इक्वेशन लिख लेंगे। अब क्या हो जाएगा वो, ए आर इज परपेंडिकुलर टू, क्या है ये एन वेक्टर, और एन वेक्टर क्या है यहाँ पे बी क्रॉस सी, तो इसका मतलब आर माइनस ए वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। तो ये रहा उस प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। तो प्लेन के इक्वेशन के लिए कौन सी दो चीजें पता होनी चाहिए, वैसे वो एक्चुअल में 3 कंडीशन थी है, बता रहे कौन सी दो चीजें, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ कौन सी दो चीजें, बाकी कुछ भी गिवन रहने तो हम क्या लाने की कोशिश करेंगे हमेशा, नॉर्मल, और वो कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, वो दो चीजें ढूंढेंगे और उससे प्लेन का इक्वेशन इजीली लिखा जा सकता है। अब इस तरीके का कैसा भी डाटा गिवन रहने तो हम बस नॉर्मल लाने की कोशिश करेंगे, कभी कभी नॉर्मल डायरेक्टली भी गिवन हो सकता है, कभी कभी इस तरीके से डालना पड़ेगा। ठीक है, इधर किसी को कोई डाउट ऑनलाइन में, नो सर। नो सर। ये हो गया कौन सा फॉर्म अपना, वेक्टर फॉर्म हो गया इसका, और इसी का कार्टेशियन फॉर्म लिखो अब, मतलब इसी डाटा का कार्टेशियन फॉर्म लिखना है। वहां पे ए के क्या गिवन रहेंगे हमें, कोऑर्डिनेट्स, एंड बी एंड सी के डीआर गिवन रहेंगे, मतलब वो एक तरीके से वेक्टर्स गिवन रहेंगे। ए पॉइंट है x1 y1 z1, ठीक है, फिर उसके बाद ये वेक्टर b जो है वो है b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप, एंड ये जो c वेक्टर है वो है c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। ठीक, ये दो वेक्टर इस प्लेन में है, एंड वो प्लेन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, ए पॉइंट से। अब उसका हमें क्या चाहिए, इक्वेशन, उसका हमें चाहिए इक्वेशन। एक और चीज सुन लो, यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ये आर वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे, इसी में ये बी वेक्टर रहेगा और इसी में क्या रहेगा, ये सी वेक्टर। क्या ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है क्या, ये ए आर वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर कोप्लेनर है, तो इनका बॉक्स 0, तो वहां से वो इक्वेशन हमें मिल जाएगा। ऐसा भी बोल सकते हैं हम उसको एक तरीके से, देख लो क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही तो आया था ना, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आया था r माइनस है एंड bc का, तो वो 0 है, देखो कोप्लेनर था तो 0 आना ही था उसको, तो उसको हम इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं कि ये जो तीन वेक्टर्स है ये तीनों है कोप्लेनर। तो यहाँ से ए आर वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर का जो बॉक्स है वो 0 हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, प्लेन का इक्वेशन। और उसमें ये ध्यान रखना, पहला वाला फॉर्म देखो, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट एंड j का कोएफिशिएंट क्या है बताओ उसमें, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, j का z का कोएफिशिएंट, x y z का कोएफिशिएंट क्या है, abc, एंड abc नॉर्मल के क्या है, dr से। ध्यान रखना जब भी प्लेन का इक्वेशन गिवन रहेगा और हमें नॉर्मल निकालने के लिए बोला जाएगा, निकाल पाओगे। जैसे मान लो ये प्लेन का इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका नॉर्मल क्या लिखोगे, i प्लस जे प्लस के, क्योंकि देख लो x का जो कोएफिशिएंट है, y का जो कोएफिशिएंट है, z का जो कोएफिशिएंट है, वही तो नॉर्मल के क्या रहेंगे, dr। पहला वाला पॉइंट देखो तुम्हें दिख जाएगा वो इजीली, वो a को अंदर मल्टीप्लाई करो, a इंटू एक्स, b इंटू वाई एंड c इंटू जेड आएगा, बाद में वो ax1 by1 cz1 एक कांस्टेंट रहेगा, वो d में एडजस्ट हो जाएगा,
तो x का जो कोएफिशिएंट है a है, y का जो है वो b है, z का क्या है c है, तो वो एक तरीके से क्या है नॉर्मल के dr। अगर मैं प्लेन का ये वाला इक्वेशन बोलता हूँ तो इसमें x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट एंड z का कोएफिशिएंट, यही तो हमारे नॉर्मल के क्या रहेंगे dr। क्या है वो 1 1 1, मतलब नॉर्मल का नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा i कैप j कैप k कैप, तो ये प्लेन का क्या रहेगा नॉर्मल रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे ये बॉक्स AR वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर 0, अब AR को क्या लिख सकते हैं हम, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, r के ले लेंगे x y z, मतलब ये x माइनस x1 y माइनस y1 एंड z माइनस z1 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये 0 आ जाएगा इनका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको याद रखना, वो ज्यादा सही है। क्लियर? नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through, equation of plane passing through 3 points, equation of plane passing through 3 points A, B and C, ये तीनों के क्या है पोजीशन वेक्टर से, A वेक्टर B वेक्टर एंड C वेक्टर। इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स A, B एंड C, तो देख लो कैसे उसका इक्वेशन लिखेंगे। हमें पॉइंट तो चलो पता है कौन से, तीनों में से कोई भी एक पॉइंट हम बोल सकते हैं जिससे प्लेन क्या कर रहा है पास, फिर उसके बाद उसका एक क्या निकालना पड़ेगा हमें नॉर्मल, मतलब प्लेन में दो वेक्टर ढूंढने पड़ेंगे और वो मिल भी जाएंगे, ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर, उन दोनों का क्रॉस किसके अलोंग आएगा नॉर्मल के अलोंग आ गया, फिर उसके बाद नॉर्मल किसका इक्वेशन प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट 0 करके, या तो 3 वेक्टर्स निकालेंगे तीनों कैसे कोप्लेनर, तीनों का बॉक्स 0, उससे भी जा सकते हैं। तो ये ए बी पॉइंट है एंड सी पॉइंट यहाँ पे कहीं पे ले लिया और एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया आर। अब यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए आर वेक्टर, क्या तीनों कोप्लेनर है तीनों कोप्लेनर, तो तीनों का बॉक्स 0। इस तरीके से भी हमें क्या मिल जाएगा इसका इक्वेशन मिल जाएगा। या तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट पता है ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर दोनों का क्रॉस नॉर्मल के अलावा, नॉर्मल मिल गया, पॉइंट पता है, इक्वेशन लिख देंगे। या तो ये अभी 3 वेक्टर्स कैसे आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर, तो ये जो तीनों का बॉक्स है ए आर वेक्टर ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर, ये आ जाएगा 0 और यहां से हमें मिल जाएगा वेक्टर का इक्वेशन। क्लास कितने बजे तक है देखे टाइम टेबल की, चलो तुम लिखो तब तक ये डाउट है तो पूछ लिया करो, ठीक है। सुबह 11 तक इधर ऑनलाइन कोई डाउट नहीं। ये वैसी सारी चीजें हमने देखी हुई है कोप्लेनर, ये बस अब उसी को किसमें यूज कर रहे हैं प्लेन का इक्वेशन निकालने में, जिसमें हम अलग अलग कंडीशंस गिवन है तो प्लेन का इक्वेशन कैसे निकाला जाएगा वो देख रहे हैं। तो ये हो गया, 3 पॉइंट्स भी गिवन रह सकते हैं तो प्लेन का इक्वेशन कैसे निकाला जाएगा। अब इसी को हम लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, देखो कार्टेशियन फॉर्म में 3 पॉइंट्स क्या है x1 y1 z1, बी पॉइंट है x2 y2
Z2 एंड C पॉइंट है X3 Y3 Z3। इन तीनों से पास करने वाला क्या चाहिए? वेक्टर। सिरदर्द कर रहा है क्या तेरा? क्या सोच रहा है? सर 2 पॉइंट से भी आप एक इक्वेशन कैसे लिख सकते बता? A क्रॉस B से नॉर्मल निकाल लेंगे और ये बार भी दोनों अबे 2 पॉइंट से कौन सा एक क्रॉस भी आएगा तेरा? वो पोजीशन वेक्टर्स है ना, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट्स मिल गए हमें यहाँ पे, तो इसमें R पॉइंट ले लेंगे कौन सा? X Y Z। अब यहाँ पे आने वाले वेक्टर्स कौन से? AR वेक्टर, AB वेक्टर एंड AC वेक्टर। इन तीनों का बॉक्स क्या रहेगा? 0 रहेगा। अब इसी को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। AR वेक्टर क्या आएगा? AR वेक्टर x minus x1 I cap, y minus y1 j cap and z minus z1 k cap। और डिटरमिनेंट के फॉर्म में अब लिख रहे हैं हम इसका बॉक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा x minus x1 y minus y1 z minus z1। फिर उसके बाद AB वेक्टर क्या रहेगा? x2 minus x1 y2 minus y1 and z2 minus z1। I j के लिए कोएफिशिएंट तो वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड ये x3 minus x1 y3 minus y1। बच रहा है तुम्हारा फोन। तो ये है प्लेन का इक्वेशन। फिर उसके बाद जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन। जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन, एक्स इंटरसेप्ट, इसमें भी इंटरसेप्ट की बातें होगी। एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या क्या 0? वाई जेड 0। वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स जेड 0 एंड जेड इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स वाई 0। तो ये ध्यान रखना करना पड़ेगा, तो हमें एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट मिल जाएंगे। तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जैसे लाइन का जनरल इक्वेशन होता है क्या? ax plus by plus c is equal to 0। अगर हम उसमें cz plus d ऐसे लिखेंगे, ये ax plus by plus cz plus d is equal to 0, तो ये हो जाएगा जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। मतलब एक्स वाई जेड में कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो वो क्या होता है? प्लेन होता है। अब इसमें एबीसी क्या है? एबीसी क्या है? drs ऑफ नॉर्मल। तो अगर हमें प्लेन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन रहेगा तो हम drs लिख सकते हैं, मतलब नॉर्मल लिख सकते हैं। क्या आएगा नॉर्मल? ए आई कैप प्लस बी जे कैप सी के कैप, ये रहेगा। फिर उसके बाद एक्स इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा? माइनस डी बाय। वाई इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा? माइनस डी बाई बी। एंड जेड इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा? माइनस डी बाई सी। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई जेड 0 पुट कर देंगे, वाई के लिए एक्स जेड 0 और जेड के लिए एक्स वाई 0, तो इंटरसेप्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो लाइन में क्या था? स्लोप। यहाँ पे क्या है? नॉर्मल। ये चीजें है। तो ये सारे पॉइंट्स एक बार देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। और इसके अब जितने भी रिजल्ट्स हम देखेंगे, चाहे वो एंगल निकालने वाला हो, चाहे वो कौन सा रहे आगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इमेज, एंगल बाइसेक्टर, वो सारे रिजल्ट स्ट्रेट लाइन के साथ मैच करेंगे। स्ट्रेट लाइन में z नहीं था, यहाँ पे z है, बस इतना डिफरेंस है। बाकी सारी चीजें जितने पॉइंट्स वहां पे थे उतने पॉइंट्स यहाँ पे होंगे। बस इसमें सेंट्रॉइड वगैरह इसकी बात नहीं होगी क्योंकि प्लेन है ये, ठीक। लेकिन इसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एंगल बाइसेक्टर, इमेज, वो सब आएगा। और उसी की तरीके के सारे रिजल्ट्स रहेंगे। जैसे वहां पे क्या होता है, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव के साथ जो एंगल बाइसेक्टर लेते हैं वो कैसा रहता है? ऑब्ट्यूज। सेम यहाँ पे भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या a1 a2 b1 b2 c1 c2 देखेंगे हम आगे। तो इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में बोला था स्ट्रेट लाइन देख के रखना, यही रीजन था। पूरा एक तरीके से स्ट्रेट लाइन ही चलेगा मान लो।
कौन से पार्ट के बाद? एंगल जहां से शुरू हुआ था ना हमारा स्ट्रेट लाइन का, एंगल बिटवीन द लाइंस, और ये वो सारा पार्ट फिर से एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा। ये मान लो पता है ना रिजल्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन क्या होता है? ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square। यहाँ पे क्या रहेगा? ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon under root a square plus b square plus c square। ये चेंजेस रहेंगे तो याद करके रखना वो, ठीक है। एक बार ये देख लो सारे पॉइंट्स, इनके इक्वेशन निकालने वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो जब भी आप रिवाइज करोगे स्ट्रेट लाइन एंड वेक्टर को एक साथ रिवाइज कर सकते हो। वेक्टर में भी किसको? 3D को। चीजें सेम दिखती है तो ये रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज करोगे तो सर्कल, पैराबोला, इलिप्स उनको एक साथ करोगे। वैसे जेपीबी में बाकी है अभी, हो जाएगा, लेकिन जब रिवीजन की बारी आएगी तो इनको एक साथ करना होता है। सेम दिखने वाली चीजें होती है, सेम क्वेश्चंस होते हैं, बस सर्कल की जगह पैराबोला उठा के पुट कर दिया जाता है कहीं पे, पैराबोला की जगह पे इलिप्स हाइपरबोला है। क्वेश्चंस देख लेना, कोनिक के एक जैसे ही थे सारे, तो इसीलिए वो रिवाइज एक साथ ही करना होता है। और हाँ, इसमें एक इंटरसेप्ट फॉर्म रह गया, इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे लाइन में भी इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, तो लाइन का इक्वेशन एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। वैसे यहाँ पे भी इंटरसेप्ट फॉर्म है, लिख लेना इंटरसेप्ट फॉर्म। जनरल के पहले लिखना था, वैसे चलो इंटरसेप्ट फॉर्म if x intercept, y intercept and z intercept of plane, x intercept, y intercept and z intercept of plane are a, b, c respectively, then its equation is x by a, y by b plus z by c is equal to 1. Then its equation is x by a plus y by b plus z by c is equal to 1. देखो एक बार, सर इसको फिर से रिपीट कर दे, जना मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है बेटा। जैसे मान लो हमें प्लेन का एक्स इंटरसेप्ट पता है, वाई इंटरसेप्ट पता है, जेड इंटरसेप्ट पता है, तो हम इसकी हेल्प से डायरेक्टली उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। हमें फिर वो बार बार कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, प्लेन का नॉर्मल क्या है, वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और सर वो एबीसी क्या है? क्या एबीसी? इंटरसेप्ट से आवाज नहीं आ रही है क्या? क्लियर है सर। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। Find the equation of plane passing through. Find the equation of plane passing through -3, -3, -1 and perpendicular to the line joining points, and perpendicular to the line joining points 2, 6, 1 and 1, 3, 0, and perpendicular to the line joining points 2, 6, 1 and 1, 3, 0.
इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर है वो प्लेन, एंड वो किससे पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो पॉइंट पता है, नॉर्मल पता चल रहा है क्या, बस इक्वेशन लिख दो, हो गया। x plus 3y plus z minus 11 कर दीजिए। हाँ सही है। क्या है नॉर्मल, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ही तो नॉर्मल रहेगी, क्योंकि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ही नॉर्मल है। तो इन दोनों की हेल्प से क्या हम नॉर्मल का वेक्टर लिख सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म वाले से लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये नॉर्मल आ जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म से, ठीक है। अब उसके बाद प्लेन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, इससे, और ये नॉर्मल है, तो प्लेन का इक्वेशन नॉर्मल के dr क्या है 1 3 1, तो 1 into x plus 3 into y plus 3 and 1 into z minus 1 is equal to 0। तो यहां से यह आ रहा है x plus 3y plus z minus 11, कहां से आ रहा था, प्लस आता है, प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये नॉर्मल का मतलब इसका प्लेन का इक्वेशन रहेगा। कुछ गलत भी निकाला था, और बस ये साइन ही गड़बड़ थी ना, कुछ गलत लिखा है ना उसमें। साथ दे रहा तो इसका गलत लिखा है ना, dr उसने नॉर्मल के, ठीक है चलो नेक्स्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, find the equation of plane passing through 2 2 1 and parallel to the plane x plus 5y minus 4z plus 5 is equal to 0। x plus 5y minus 4z plus 5 is equal to 0। कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 2 2 1, एंड इसके क्या है, पैरेलल है। तो देखो कैसे नॉर्मल मिलेगा, तो मिल ही गया ना नॉर्मल। क्या आएगा नॉर्मल, वही आई कैप 5j कैप माइनस 4k कैप, क्योंकि इसका जो नॉर्मल रहेगा वही नॉर्मल किसका रहेगा, जो हमें प्लेन चाहिए, क्योंकि दोनों अगर आपस में पैरेलल है प्लेन, ये दोनों प्लेन पैरेलल है, एक का इक्वेशन ये है कि एक फॉर्म में चाहिए, तो दोनों के पैरेलल मतलब दोनों का नॉर्मल सेम ही रहेगा, ठीक है। अब इस प्लेन का नॉर्मल क्या था, आई कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप, ये x प्लस 5y, ये नॉर्मल है, तो जो हमें प्लेन चाहिए उसका नॉर्मल भी यही रहेगा, ठीक है। अब हमें जो प्लेन चाहिए, लेकिन वो कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 2 2 1, ये पास कर रहा है 2 2 1 से। अब ये लाइन की तरह दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये क्या प्लेन है, ठीक है, इस तरीके का प्लेन है ये, उधर से देखोगे तो लाइन दिखेगी तुम्हें। अब इसका जो इक्वेशन है x माइनस 2 5 1 इंटू फिर 5 इंटू y माइनस 2 एंड माइनस 4 इंटू z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये रहेगा। कर देना उसको मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा।
चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए होमवर्क तो अभी कुछ नहीं है, जो दिया गया था उसी को कंप्लीट कर लो। एक्सरसाइज 2 जिन्होंने नहीं किया है सॉल्व कर लेना बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आने लग जाओ। अब जितने भी लोग नासिक में रहते हैं तुम लोग तो आने लग जाओ, ठीक है। आए, बहुत सारे लोग आज आए हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। कौन सा सही है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? देखो बेटा, वो कौन सा सही लग रहा है उन लोगों को, ऑफलाइन। तो तुम लोग भी आने लग जाओ। मुझे पता बहुत सारे लोग नासिक के ही है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आते हैं। ठीक है, हमारी इच्छा है वैसे। वो घर दूर है, अभी ऐसे बहाने तो कुछ हासिल करना तो घर दूर है, ये बहाना माने का क्या? वहां पे कुछ नहीं मिल पाया तो घर दूर था। अरे ये थोड़ी चलेगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है।